नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी-खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने-माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है, न ही विपक्ष और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से, लेकिन उसके पहले एक छोटी-सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप बड़ी संख्या में सत्य हिंदी के सदस्य बने। सत्य हिंदी की मेंबरशिप ड्राइव से जुड़े, हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी, प्लीज। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। दरअसल हम श्रवण जी से ये जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश में चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद वहां की बीएनपी पार्टी को भारी बहुमत मिला और अब तारिक रहमान जो बीएनपी के चेयरमैन हैं और 17 सालों के बाद वो विदेश से वापस लौटे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनकी पार्टी 200 से ज्यादा सीटें लेकर आई, लगभग 2/3 से ज्यादा बहुमत। और इस उनके जो उनका जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता था, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। उनकी जगह ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं, वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या इसलिए क्योंकि बांग्लादेश से हमारे रिश्ते पिछले दिनों बहुत खराब थे? और या इसलिए कि वहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आएँगे और उनके लिए थोड़ी-सी एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जो उनको एम्बैरेसिंग लगे, या कुछ और कारण है? ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एआई को लेके समिट हो रही है, फ्रांस के राष्ट्रपति मित्रा भी यहाँ आ रहे हैं, वो भी एक बड़ा कारण बताया। लेकिन असली कारण क्या है? सर। ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़ी घटना हो रही है। जी। हमारे बगल में इतने सालों की अस्थिरता के बाद बांग्लादेश में एक मुस्लिम राष्ट्र में एक निर्वाचित सरकार बन रही है। मतलब जो पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है मामला, बिना किसी हिंसा के वहाँ चुनाव हुए, 2/3 से ज्यादा बहुमत तारिक रहमान को मिला। उनके पिताजी की हत्या हुई थी, उनकी माँ को जेल में डाला गया था और कई तरह की चीजें घटनाएं हुई। जुलाई में अपराइजिंग हुई वहाँ बहुत बड़ी, और हम लोगों ने देखा कि उसके जुलाई की अपराइजिंग के बाद जिस तरह की हिंसा हुई वहाँ, और हम लोग जिस तरह से, हमारी राजनीति जिस तरह से प्रभावित हुई, वहाँ हिंदुओं के घर जले, मंदिर टूटे, लोगों को मारा गया। अब एक सरकार वहाँ बन रही है, एक पढ़ा लिखा आदमी है जो 2008 में चला गया था लंदन और 2025 में लौटा। 55 साल की उम्र है और जीतने के बाद सबसे पहले विरोधियों के घर जाता है, विपक्षी पार्टियों के घर जाता है, उनसे मुलाकात करता है। ये एक उदाहरण है भारत देश की राजनीति के लिए, हमारे दुनिया की राजनीति के लिए, कि इतने मैंडेट के बाद भी एक आदमी क्या करता है। जमात के नेता के यहाँ भी जाता है, दूसरे नेताओं के यहाँ भी जाता है। हमको जो लग रहा है एक इम्प्रेशन है, और इम्प्रेशन गलत भी हो सकता है, कि क्या हमारी हुकूमत बांग्लादेश में जो चल रहा है, जो चुनाव हुए, जो नतीजे आए, जो सरकार बन रही है, उससे खुश है कि नहीं है। और अगर खुश है तो क्या प्रधानमंत्री को इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना था क्या, कि शपथ ग्रहण समारोह में वो नहीं गए, जा रहे हैं, कल है शपथ ग्रहण समारोह। और अब निश्चित रूप से वहाँ न हिंदुओं पर अत्याचार होंगे, न मंदिर टूटेंगे, न घर जलाए जाएंगे। हम लोगों के जितने कंसर्न्स थे वो सब एड्रेस होने वाले हैं, तो हमें खुश होना चाहिए। तो क्या हम खुश नहीं है क्या? वो ऐसा हो रहा है तो हम खुश नहीं है क्या? या हमको कुछ ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की जो
हुकूमत है हमारे हमारी कूटनीति के लिए, राजनीति के लिए कोई नए संकट पैदा करने वाली है। और हम पाकिस्तान के मुकाबले बांग्लादेश से ज्यादा डरने वाले हैं। मतलब सैन्य ताकत के दम पर नहीं, कूटनीति के फ्रंट पर। क्योंकि जिस तरह की जुबान तारिक बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो मुनीर की या शहबाज शरीफ की आवाजों से अलग है। तो मैंने जो जिक्र किया कि अगर हम खुश हैं, होना चाहिए हमें, तो हम हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे और उनकी जगह ओम बिरला क्यों जा रहे हैं? तो क्या ओम बिरला प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व करते हैं क्या? उस उनका वो कूटनीति में, राजनयिक स्तर पर वो कद है क्या कि प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो? और पीएम के नहीं जाने के पीछे क्या कारण है? मतलब एक कारण तो ये बताया कि जो एआई समिट है उसमें व्यस्तता है। तो एआई समिट में कोई 3 लाख लोग आ रहे हैं, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, 60 देशों के प्रतिनिधि हैं, 100 से ज्यादा टेक कंपनियों के सीईओज हैं। पर वो उसका उद्घाटन तो आज हो रहा है, अभी शाम को हम जब बात कर रहे हैं 16 तारीख को, तब हो रहा है। और जो असली समिट है जिसमें 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष आएंगे, वो तो 19-20 को है। और ढाका की यात्रा तो कुछ घंटों का मामला है, आना और जाना है। प्रधानमंत्री जैसे असम जाते हैं, मणिपुर जा सकते हैं, वैसा ही ढाका जाना है। तो क्यों नहीं जा रहे हैं? तो पीएम के जाने के, न जाने के जो पीछे जो कारण हमको या देश को बताए जा रहे हैं या बताए जाएंगे, वो क्या हजम कर पाएगा देश? क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह कल है और शाम को है शायद वहाँ, तो प्रधानमंत्री जाकर आ भी सकते हैं। हम इस संदर्भ में याद करना चाहते हैं इन चीजों को कि ट्रंप के ओथ टेकिंग समारोह में जब मोदी जी को नहीं बुलाया गया था या आमंत्रण नहीं मिला था, तब किस तरह की प्रतिक्रिया भारत में हुई थी और किस तरह की चर्चाएं हुई थी। अगर आपने देखा हो, आप याद करें, तो ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया था और जयशंकर ने खंडन किया था कि जयशंकर को आमंत्रण लेने के लिए भेजा गया वहाँ, कि वो वहाँ शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप के प्रधानमंत्री को बुलाया जाए। और फिर हमने देखा कि जयशंकर को भी काफी पीछे बिठाया गया था। प्रधानमंत्री तो गए नहीं, पर जयशंकर भी काफी उस समारोह में पीछे बैठे। इसमें गौर करने काबिल बात यह है आशुतोष जी कि 13 देशों के लोगों को आमंत्रित किया गया, सिर्फ 13 कंट्रीज। मतलब उसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत, और वो सब हमारे आसपास के देश हैं, कि चाहे नेपाल हो, भूटान हो, मालदीव्स हो, भारत है। एक, अगर आप याद करें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 14 में शपथ ग्रहण किया था, तब 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष उसमें मौजूद थे, जो राष्ट्रपति भवन के परिसर में हुआ था। और उस समय शायद ये खालिदा जिया, ये अवामी लीग की जो है, वो उस समय हसीना, शेख हसीना उस समय प्रधानमंत्री थी, वो आई थी। अब अगर जो 13 देश हैं उसमें चीन भी है और पाकिस्तान भी है, तो अमेरिका नहीं है, ट्रंप को नहीं बुलाया है, रूस भी नहीं है। बहुत ही समझदारी का मामला है इसमें कि फॉर्मल इनविटेशंस का में भी नाम नहीं है इन देशों का। तो क्या हम, अगर ऐसा हो कि चीन के शासक वहाँ आ रहे हैं, पाकिस्तान के आ रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि क्या जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील चल रही है हमारी, और जो बातचीत चल रही है और इतना घमासान चल रहा है,
और चीन से हम जो दूरी बना रहे हैं, उसको लेकर हमारे मन में कोई संकोच है कि हमको ऐसे समय प्रधानमंत्री को वहां नहीं होना चाहिए। एक कारण है जिसको हाइपोथेटिकल कह सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि शेख हसीना की भारत में उपस्थिति को लेकर जो तारिक सरकार है, वो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जाएं तो उनके साथ किसी तरह का संवाद करना चाहें उस विषय पर। तो क्या उस संवाद को टालने के लिए प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आज मैं एक बयान पढ़ रहा था, वक्तव्य पढ़ रहा था, जो उनके तारिक के एडवाइजर हैं हुमायूं कबीर, उनका छपा है अखबारों में कि उन्होंने शेख हसीना को ऐसा टेररिस्ट बताया है जो जुलाई 2024 की अपराइजिंग के दौरान 1500 लोगों की जो मौतें हुई उसके लिए जिम्मेदार है। और कबीर ने यह भी कहा है कि भारत की जमीन का उपयोग अगर हसीना या अवामी लीग के लोगों के लिए होता है तो उससे दोनों मुल्कों के जो रिलेशंस हैं, संबंध हैं, वो प्रभावित हो सकते हैं। तो क्या ये कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री कुछ चीज़ों को टालना चाहते हैं? हालांकि आपने देखा होगा कि जब चुनाव हुए, परिणाम आए, तो तारिक को फोन करने वालों में प्रधानमंत्री सबसे आगे के लोगों में थे। उन्होंने फोन किया था बधाई का, तो फिर बधाई का फोन किया। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने पड़ोस के मुल्क में से जाकर दोस्ती, पाकिस्तान के साथ आप की दूरियां हैं भारत की, तो आप बांग्लादेश के साथ नजदीकियां कायम कर सकते हैं। बांग्लादेश की लड़ाई में भारत का महान योगदान रहा है। क्या कारण है? तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है जो थी, उपलब्ध थी, उसको हम हाथ से, हमारी हुकूमत हाथ से क्यों जाने दे रही? एक जो बातचीत जो हमारे मन में प्रश्न उभरता है। दूसरा ये कि क्या, जैसे मैं एक उदाहरण दूं तो ट्रंप की जीत को लेकर सरकार के अनुमान गलत साबित हो गए थे और प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे बाइडेन के टाइम में, तो उन्होंने ट्रंप से मुलाकात नहीं की थी और वो उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। क्या बीएनपी की जीत को लेकर हमारे अनुमान गलत हो गए हमारी हुकूमत के, कि वहाँ जो कट्टरवादी तबका है, जमात के लोग हैं, वो चुनाव पर हावी होने वाले हैं और बीएनपी को इतना तगड़ा मैंडेट मिलेगा? मतलब इतना तगड़ा मैंडेट आशुतोष जी कि जो हिंदू बहुल इलाके हैं वहाँ बीएनपी के लोगों को, जो एक में आंकड़ा पढ़ रहा था, गलत भी हो सकता है, 62-63 में से 60 जगह बीएनपी को जीत मिली है। मतलब बांग्लादेश में जो आबादी है 17-18 करोड़ की, उसमें कोई करीबन 2.25 करोड़ के करीब हिंदू हैं और 1 करोड़ के करीब हिंदू वोटर्स हैं। ओवरवेलमिंगली हिंदू वोटरों ने बीएनपी को वोट किया है, उसके बावजूद पीएम नहीं जा रहे हैं। तो क्या कारण है? मतलब आप एक चीज देखिए कि बांग्लादेश के इलेक्शन में बीएनपी ने 3 हिंदू उम्मीदवारों को टिकट दिए और 3 जीते। जितने लोगों को जीते टिकट दिए हिंदुओं को, 3 लोग जीत कर आए, हिंदू लोग जीत के आए। आपको याद है आशुतोष जी कि 12 साल में बीजेपी ने किसी मुस्लिम को सांसद बनाया हो पार्लियामेंट में? हम लोगों के लिए डरने के बहुत सारे कारण हैं तारिक रहमान के आने के कारण, एक तरह का जिसको हम कॉम्प्लेक्स भी। तो क्या हमारे यहाँ के जो दक्षिणपंथी, जो राइटिस्ट एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको ये उम्मीद रही होगी कि वो वहाँ कट्टरपंथी जीत जाएंगे और हिंदुओं पर अत्याचारों
उसका सिलसिला जारी रहेगा और उसका पॉलिटिकल माइलेज भारत के चुनाव में बीजेपी ले सकेगी या लेती रहेगी, या भागवत साहब अपने भाषणों में उस मुद्दे को उछालते रहेंगे कि देखिए बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार, वो सब बंद हो रहा है। तो हम क्या, मतलब सवाल ये है कि हम खुश होने के बजाय क्या दुखी हो रहे हैं क्या? तो क्या ये जो चीज बांग्लादेश में हो रही है उसका असर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर भी पड़ने वाला है? कि भाई आप मुद्दा ही नहीं बना पाएंगे, वहां बंगाली जो है पश्चिम बंगाल के, उनको बता ही नहीं पाएंगे हिंदू बंगालियों को कि देखिए हिंदुओं पर कितना अत्याचार। जब अत्याचार ही नहीं हो रहा है तो आप क्या कहेंगे? या हेमंता विश्वास बिल्कुल अब कैसे, बिल्कुल। हेमंता विश्वास कैसे कहेंगे कि बंगाली बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेंगे? कहाँ है अब आप बात करेंगे क्या? हम ये देखना चाहेंगे कि आप बांग्लादेशी घुसपैठी शब्द का इस्तेमाल भी करेंगे क्या अपनी पूरी पूरी के पूरे कैंपेन में? प्रधानमंत्री या अमित शाह इस चीज का इस्तेमाल करेंगे क्या कि नहीं करेंगे? और एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक, मतलब 17 साल तक जो आदमी विदेशों में रहा हो, लंदन में रहा हो, उम्र 55 साल हो, एक पढ़ा लिखा हो, आर्टिकुलेट हो, वो क्या हमारे इलाके में एक मुस्लिम राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनकर और मुस्लिम देशों के बीच में एक लीडरशिप, एक नए लीडर के तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में उभर सकता है क्या और लीडरशिप दे सकता है? तो क्या मतलब हम ये देख रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा जो सेकुलर राष्ट्र है वो तो हिंदुत्व पर जा रहा है, और एक मुस्लिम राष्ट्र जो है उसका जो शासक है वो सेकुलर क्रेडेंशियल्स पेश कर रहा है कि मेरे यहाँ हिंदू ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं और हमारे यहाँ मुस्लिम प्रोटेक्टेड नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये जो एक मुद्दा है जिसको दर्शकों तक, आपके श्रोताओं तक पहुंचना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री के न जाने को देश को किस तरह से सवालों के घेरे में लेना चाहिए। क्या पूछना नहीं चाहिए कि आप ट्रंप से, रूस से, यूरोप से तो दोस्ती की पेंगे भर रहे हैं, आपके पड़ोस में जो मुल्क है, जो एक नया राष्ट्र नए तरीके से उभर रहा है अवामी लीग के बाद पहली बार इतने सालों में, 17-18 सालों में पैदा हो रहा है, आप उससे दोस्ती करने से क्यों कतरा रहे हैं? तो क्या वो, अगर हम इस तरह के सवाल नहीं करेंगे तो क्या हमको एक स्थायी तनाव की मुद्रा में भारत को अपने पड़ोसियों के साथ रहना है? और क्या प्रधानमंत्री उसको रखना चाहते हैं देश को? तो मैं सोचता हूँ आज की बातचीत को हम इसी नोट पर बंद कर सकते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर।